Good morning, all. I am Dr. Smriti Johari, Associate Professor Zoology, Government JDB Girls College, कोटा। आज हम BSc पार्ट 2 का पेपर 1 और यूनिट 1 का जो रिमेनिंग पोर्शन था अबाउट दी लैक कल्चर और दी लैक इंसेक्ट, उसके बारे में हमने डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया था। और मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को लैक इंसेक्ट के कैरेक्टर्स बताए थे एंड उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, रेजनेस सेल्स का, वो बताया था। और इनके मेल एंड फीमेल में भी जो डिफरेंसेस थे मेल एंड फीमेल लैक इंसेक्ट में, उसके बारे में भी मैंने बताया था। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हुए बताती हूँ कि मेल सेल, अभी पिछली क्लास में मैंने बताया था मेल सेल और फीमेल सेल में क्या अंतर हुए। मेल सेल कैसा था, एलोंगेटेड था और सिगार शेप था, मीन्स उसके एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड्स टेपर्ड थे। पोस्टीरियर ओपनिंग में एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर था जिसको कि ओपरकुलम कहा गया था, और जहाँ पर से एडल्ट मेल इट कम्स आउट बाय पुशिंग और एंड ओपनिंग द फ्लैप। सिमिलरली फीमेल, हमने फीमेल इंसेक्ट देखा था। फीमेल इंसेक्ट काफ़ी लार्ज बैग लाइक स्ट्रक्चर था उसका। तो फीमेल सेल जो होते हैं वो लार्ज ओवल होते हैं और उनमें सिंगल पोस्टीरियर एनल ओपनिंग होता है। और फीमेल इट डज नॉट कम आउट ऑफ इट्स सेल थ्रू आउट इट्स लाइफ, वो अपने उस सुरक्षा आवरण में ही रहती है अपने पूरे जीवन काल में। अब हम देखते हैं इनका मेटामॉर्फोसिस या लाइफ साइकिल के बारे में जैसे पढ़ रहे थे हम, तो मेटामॉर्फोसिस कैसे होता है। 6 से 8 हफ्तों तक तो वो एक स्टेशनरी लाइफ लीड करते हैं, मीन्स कोई एक्टिविटी शो नहीं करते। ऑल्दो दे आर लिविंग बट दे डोंट शो एनी एक्टिविटी और एक्टिव लाइफ पैटर्न। और जो निम्स होते हैं, निम्स धीरे धीरे विद टाइम आफ्टर 6 to 8 वीक्स दे मेटामॉर्फोज इनटू एक्टिव विंग्ड मेल्स। हमने शुरू में देखा था मेल के कैरेक्टर्स में कि मेल लैक इंसेक्ट में हाईलाइन विंग्स होते हैं और फीमेल कैसी होती है, विंगलेस होती है। तो हमने देखा जो इसके जो क्लच ऑफ एग्स आता है, फर्टिलाइज्ड एग्स, उसमें लगभग 30% तो विंग्ड मेल्स होते हैं, 70% के करीब विंगलेस फीमेल्स मेटामॉर्फोस होती हैं। और जो फीमेल्स होती हैं दे रिमेन फिक्स्ड ऑन द होस्ट प्लांट। हमने देखा था ये कैर के या मलबरी कैर के पेड़ों की टहनियों पर रहते हैं और ओवल सेल्स होते हैं, उसके अंदर बहुत से एग्स लेड होते हैं और ये सिक्रीशंस होते रहते हैं और रेजिनस चिपचिपा गोंद लाइक पदार्थ उनके बाहर इकट्ठा हो जाता है और हवा के संपर्क में आने से धीरे धीरे वो हार्ड स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाता है, पर उसमें बीच बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे कि एयर का सर्कुलेशन होता रहता है। मेल्स क्या करते हैं, मेल्स वॉक ओवर द फीमेल एंड फर्टिलाइज करते हैं उनको विद इन देयर ओवल सेल्स। उनकी जो ओवल सेल्स में जो फीमेल्स रह रही हैं उनके ऊपर आते हैं एंड दे फर्टिलाइज द फीमेल्स थ्रू द एनल ओपनिंग्स। अ सिंगल मेल, एक मेल इज़ कैपेबल टू फर्टिलाइज अ नंबर ऑफ फीमेल्स। काफ़ी सारी फीमेल्स को वो फर्टिलाइज करने की क्षमता रखता है। अब देखें अब फीमेल निम्फ कैसा होता है। फीमेल निम्फ जो होता है एक बार जिस भी टहनी पे या जिस भी जगह पे वो सेटल हो जाता है वहाँ से वो मूवमेंट नहीं करता और उसी जो उसका सुरक्षा आवरण है, जो रेजिनस स्ट्रक्चर है, जो लाख का सिक्रीशन किया उसने अपने आसपास, तो उसी के अंदर वो रहते हुए 3 मोल्ड्स अकर होते हैं उसमें, उसकी लाइफ साइकिल में 3 मोल्ड्स अकर इनसाइड हर सेल। जो फीमेल सेल जो था जिसके अंदर जो लार्ज और ओवल स्ट्रक्चर था उसके अंदर फीमेल था, तो वो 3 मोल्ड्स अंडरगो करता है, 3 बार उसमें मोल्टिंग होती है और फिर धीरे धीरे इट लूजेस। वो उसकी हमने देखा तो उसकी आइज़ भी कैसी थी, डिजेनरेट आइज़ थी, लेग्स भी नहीं थे बिकॉज वो मूवमेंट नहीं शो करता, बट एक पेयर ऑफ रूडिमेंट्री एंटीने आर प्रेजेंट। रूडिमेंट्री मीन्स छोटे, डिजेनरेट एंटीना जरूर से उपस्थित होते हैं। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि फीमेल की बॉडी जल्दी जल्दी बड़ी होने लग जाती है। इट ग्रोज टिल इट बिगिंस लेइंग एग्स इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। अक्टूबर नवंबर उनके लिए अच्छा मौसम अनुकूल होता है उनके रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए।
तो फीमेल रैपिडली बड़ी होती रहती है, ग्रो करती रहती है, और अक्टूबर और नवंबर के महीने में इट इज़ एबल टू ले दी एग्स फ्रॉम। अब इन अंडों में से मेल या फीमेल डेवलप होते हैं और वापस ये मेटामॉर्फोस होके या बड़े होकर वापस ये एग्स, दे आर एबल टू ले एग्स इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। एंड हमेशा इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, दे ऑलवेज कीप ऑन सिक्रीटिंग लैक ऑल द टाइम थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल, और इसी सिक्रीशन सिक्रीट करते करते उनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है, मतलब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दस इनकी जो लाइफ साइकिल है, इट अकर्स ट्वाइस इन अ ईयर ऑन द सेम होस्ट प्लांट। जिस पेड़ पर वो आश्रय लेते हैं, जो केर का पेड़ है, जिस भी टहनी पे वो रहते हैं, तो वो अपने जीवन काल में 2 बार उस पर अंडे देते हैं, एक बार अक्टूबर नवंबर में और दूसरी बार जून और जुलाई के महीने में दे ले एग्स। एंड फिर एग से वही मेल निकलेंगे, फीमेल निकलेंगे, निम्फ्स निकलेंगे, और उस प्रकार से उनमें अंतर भी होगा। मेल्स का कार्यकाल या जीवन काल छोटा होता है बनस्पत फीमेल्स के, एंड मेल्स, इसीलिए मेल्स जो होते हैं दे, उनका फंक्शन क्या होता है, ओनली टू फर्टिलाइज द फीमेल्स, एंड दे डोंट टेक एनी मेजर पार्ट इन द सिक्रीशन ऑफ लैक। जबकि फीमेल्स होती है, फीमेल्स का कार्यकाल या जीवन काल उन मेल से कंपैरेटिवली बड़ा होता है, और ये अपने जीवन काल में, पूरे जीवन में ये हमेशा एग्स देती रहती हैं, और लैक हमेशा एग्स नहीं देती, मीन्स अपने जीवन काल में 2 टाइम एग्स ले करती हैं, और अपने जीवन पर्यंत ये लैक का सिक्रीशन होता रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द लैक इज सिक्रीटेड या प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल इंसेक्ट ओनली। अब इसके होस्ट प्लांट्स के बारे में हम चर्चा करते हैं कि होस्ट प्लांट इनके कैसे होते हैं, मतलब ये लाख का कीड़ा कौन कौन से पेड़ों पर पाया जाता है। इसमें कम से कम 113 स्पीशीज़ हैं पौधों की, होस्ट प्लांट्स की, जो कि इंडिया, पाकिस्तान और बर्मा में अधिकांशतः पाई जाती हैं। इनमें से 113 प्लांट्स में से 14 आर कॉमनली फाउंड इन इंडिया। अब इन 14 प्लांट्स जो कि इंडिया में पाए जाते हैं, उनके क्या क्या नाम है। सबसे पहले बबूल के पेड़ पे आपने देखा होगा कुछ गोंद लाइक पदार्थ छोटी छोटी गांठों में उपस्थित होता है, टहनियों के मतलब एक्सेस होता है ना, मेन स्टॉक से जो टहनी निकल रही है उसके जो बॉटम में एक्सेस जो है, एंगल जो बना हुआ, वहाँ पे हमने देखा है कि ये गोंद लाइक पदार्थ है, तो ये लाख के कीड़े का ही होता है। तो ये एक तो बबूल, जिसको कि हम अकेशिया नीलोटिका भी कहते हैं। दूसरा बेर, जो हम खाते हैं, खाने वाला बेर, इसको हम जिजीफस मॉरिशियानस कहते हैं, बॉटनिकल नेम। दूसरा है फिग मतलब अंजीर का पेड़ इज ऑल्सो नोन एज फाइकस कैरिका। चौथा है घोंट, जिजीफस जाइलोपायरा। घोंट, जिजीफस भी ये बेर के समुदाय का ही वृक्ष है, इस पे भी ये लाख के कीड़े पाए जाते हैं। दूसरा गूलर के पेड़ पे वैसे भी आपने देखा होगा अंजीर के जैसे बहुत सारे फल आते हैं गूलर में, इसको फाइकस ग्लोमेरेटा कहते हैं। खैर का पेड़, अकेशिया का टैचू। दूसरा कुसुम, श्लेरिचेरा ओलियोसा। देन मैंगीफेरा, मैंगो अपना आम जो है खाते हैं आप लोग, उसको हम कहते हैं मैंगीफेरा इंडिका। पकापी, ये भी अंजीर के पेड़ के समुदाय को बिलोंग करता है, दिस इज नोन एज फाइकस विरेंस। 10वां है पलाश यानी कि बूटिया मोनोस्पर्मा। ये अपने कोटा में दरा के जंगलों में बहुत बताया में मिलते हैं पलाश के पौधे, इसमें लाल लाल फूल आते हैं मार्च के महीने में। 11वां है पीपल का पेड़, उसको फाइकस रेलिजियोसा बोलते हैं। देन पुटकल, दैट इज फाइकस ग्लोबेला। ये देखो सारे फाइकस मीन्स अंजीर के पौधों की वैरायटी है, ये काफ़ी सारे उसी फैमिली के हैं ये प्लांट्स जिन पे कि ये लाख का कीड़ा पाया जाता है। 13वां है साल के वृक्ष देखे हैं आप लोगों ने, शोरिया रोबस्टा कहते हैं। और कॉमनली फाउंड लास्ट वाला ट्री जो है वो है शीशम या डलबर्जिया सीसो। शीशम के पेड़ की लकड़ी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे फर्नीचर में या और भी अन्य कामों में काम आती है शीशम की लकड़ी।
तो हमने देखा इंडिया में 113 में से 14 प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं जिन पर कि लाख का कीड़ा अपना जीवन काल आसानी से व्यतीत कर सकता है। इट कैन ले दी एग्स ऑल्सो, और अपना लाख का सिक्रीशन भी अच्छे से करता है। पेड़ों पे वो रह सकता है, और ये इंडिया में बहुत सारी जगह ये बहुत सारी स्टेट्स में ये पेड़ आसानी से पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं खैर, कुसुम और बबूल की जो लाख होती है वो अच्छी क्वालिटी की होती है। जब इन पौधों को या इन पेड़ों को ज़मीन में ही, उपजाऊ मिट्टी में ही उगाया जाता है, तब ये जाके लाख का प्रोडक्शन अच्छे स्केल पे भी होता है और बहुत आयत में होता है, क्वांटिटी भी अच्छी होती है। न्यूली प्लांटेड ट्रीज ऑफ पलाश, नए नए पौधे जो उगते हैं, नए पेड़ जो लगाए जाते हैं, छोटे प्लांट जो होते हैं, पलाश के, बेर के और घोंट के जो पौधे होते हैं, उनको लाख कल्टीवेशन के लिए उनके खेत में लगाया जाता है, क्योंकि इस खेत में हम स्पेशली लाख का ही प्रोडक्शन करेंगे। उस पर्पज़ से इन पौधों को लगाया जाता है। पलाश के, बेर के, घोंट के पेड़ों को लगाया जाता है। ये भी अच्छी वैरायटी ऑफ लाख को प्रोड्यूस करते हैं। पलाश और बेर के जो पौधे हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लैक प्रोड्यूस करते हैं जिसको कि हम कुसुमी लैक कहते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि हाउ द मेल एंड फीमेल निम्फ्स दे आर मेटामॉर्फोसिंग इनटू द एडल्ट, और उनकी लाइफ साइकिल में क्या हो रहा है और कैसे वो एडल्ट बन रहे हैं, और मेल का क्या फंक्शन हो रहा है, फीमेल का क्या कार्य हो रहा है, उस तरह से मैंने बताया। और होस्ट प्लांट्स कौन कौन से हैं वो भी बता दिया मैंने, ठीक है। तो ये तो और कौन से पौधों की लाख की क्वालिटी किस प्रकार की होगी वो भी मैंने आपको बताया। अब हम धीरे धीरे इसके कल्टीवेशन पे चलते हैं कि इसको कल्टीवेट कैसे किया जाता है। कल्टीवेशन में क्या होगा कि जब हमको स्पेशली हम जो फील्ड बनाएंगे या कल्टीवेशन, लाख के कल्टीवेशन के लिए स्पेशल पौधे सिलेक्ट करते हैं पहले, और फिर हम उनको उनमें लाख के कीड़े या यंग वंस को लाके इंट्रोड्यूस करते हैं। और बहुत सारी मात्रा में जो स्वार्मिंग प्रोसेस से बहुत सारे एग्स एंड निम्स निकलते हैं, तो उनको हम यंगर स्टेज पे ही इन पौधों में इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर आगे आगे हम देखते हैं कौन कौन से प्रिकॉशंस हमको लेने पड़ेंगे जिससे कि हमें आगे चलकर बहुत ही उम्दा क्वालिटी का लैक अचीव हो। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है इनॉक्यूलेशन। इनॉक्यूलेशन मतलब क्या होता है कि व्हेन द यंग वंस बिकम एसोसिएटेड प्रॉपरली विद द होस्ट प्लांट्स, जब हम जो इनका कल्चर है, लैक के कीड़ों का जो कल्चर है, छोटे छोटे निम्स हैं या रेड कलर के छोटे छोटे बच्चे बोल सकते हैं, उनको हम लाके जब इन पौधों पे रखते हैं उनको कि भाई इस पे ये लैक का सिक्रीशन करने लग जाए, तो हमको सबसे पहला स्टेप होगा इनॉक्यूलेशन। जबकि वो जो निम्स हैं, यंगर स्टेज ऑफ द लैक इंसेक्ट है, इट इज़ एबल टू अडॉप्ट दैट ट्री, उस पौधे को अपना लेता है। और ये दो तरह से इनॉक्यूलेशन किया जाता है, आर्टिफिशियल तरीके से और नेचुरल तरीके से। अब नेचुरल इनॉक्यूलेशन में क्या होगा, इन नेचुरल इनॉक्यूलेशन जो निम्स होते हैं ये उसी वाले पौधे को बार बार ही उसी पौधे पर वो रहना पसंद करते हैं, और उसके जो जूसेस होते हैं उस प्लांट की सॉफ्ट लीव्स के जूसेस पे ही फीड करना पसंद करते हैं। परंतु ये जो नेचुरल इनॉक्यूलेशन का जो मेथड है इसमें कुछ एक ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि इनकम्प्लीट न्यूट्रिशन। जब सेल सैप, उस प्लांट का सेल सैप कंटिन्यूसली बहुत सारे निम्स द्वारा यूज़ करा जाएगा या वो सक करते रहेंगे, तो पहली क्रॉप तो ठीक रहेगी, परंतु धीरे धीरे वो जो उसका सेल सैप की क्वांटिटी या क्वालिटी भी कम होने लग जाती है। तो ये सेकंड और थर्ड क्रॉप जो आती है तो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है, कम हो जाती है, एंड thereby it affects the production of lac also. दूसरा है इरेगुलर इनॉक्यूलेशन। इरेगुलर इनॉक्यूलेशन में क्या होगा, इन नेचर व्हाट इज देयर, इट इज़ नॉट श्योर कि यूनिफॉर्म सीक्वेंस ऑफ इनॉक्यूलेशन विल टेक प्लेस। कभी किसी पौधे पे वो आ जाएंगे और अगली क्रॉप में वो नहीं प्रोक्योर कर पाते अपन अगली क्रॉप उसी पौधे पर से, तो इरेगुलरिटी इज सीन। दूसरा
नेचुरल कंडीशंस में अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस आर ऑल्सो सीन। अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या होता है कि ड्यूरिंग स्वार्मिंग जब बहुत सारे एग्स हैच हो रहे होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स कम इनटू प्ले और वो निम्स को भी अफेक्ट करते हैं। अगर बहुत तेज़ धूप है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है या आंधी तूफान आ रहा है, तो ऐसे नेचुरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो होस्ट प्लांट को भी अफेक्ट करते हैं और इसी तरह से वो जो निम्स हैं उनको भी अफेक्ट करते हैं, जिसके कारण कि एक इरेगुलर लैक की क्रॉप रहती है। मीन्स वी आर नॉट श्योर कि हमको लैक अच्छी क्वालिटी में और अच्छी क्वांटिटी में भी मिल पाएगी कि नहीं। और तीसरा जो लास्ट वाला मेथड है इनोकुलेशन नेचुरल मीन्स से, उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैरासाइट्स एंड प्रीडेटर्स आल्सो अकर्स। मतलब बहुत सारे प्रीडेटर्स होते हैं, बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं जो कि लाख के कीड़े पर अटैक भी करते हैं। अगर क्रॉप इज़ नॉट हार्वेस्टेड इन टाइम, उसको जल्दी से नहीं हमने पेड़ से इकट्ठा करा, तो वो लाख बहुत समय तक उसी पेड़ की उसी टहनी पर रहती रहेगी और धीरे धीरे उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े पैरासाइट प्रीडेटर्स वो आ जाएंगे और धीरे धीरे वो लैक के इंसेक्ट्स को खा लेंगे, उनको डिवोर कर लेंगे और वो जो कल्चर होगा, जो नेचुरल कल्चर जो था, वो उसकी डेथ हो जाती है। मीन्स आगे जाके वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, मेटामॉर्फोस नहीं कर पाएंगे इनटू एडल्ट लैक इंसेक्ट्स मेल और फीमेल। अब इसलिए हमने देखा कि नेचुरल इनोकुलेशन में कुछ एक ड्रॉबैक्स हैं जो कि क्लाइमेट पर भी निर्भर करते हैं और चांस फैक्टर पे भी निर्भर करते हैं। और अगर उसी पेड़ पे एक क्रॉप, दो क्रॉप, तीसरी चौथी क्रॉप भी ली जाए तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में, लाख की क्वांटिटी और क्वालिटी में भी अंतर आ जाता है। तो ये तो सिंपल ड्रॉबैक्स थे कि जो कल्टीवेशन ऑफ लैक में जो हमको देखने में मिले। तो आज हम इस टॉपिक पर अपना क्लास फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कल्टीवेशन ऑफ लैक कैसे होता है थ्रू आर्टिफिशियल इनोकुलेशन। ये तो अभी हमने नेचुरल इनोकुलेशन के बारे में पढ़ा। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको आर्टिफिशियल इनोकुलेशन के बारे में पढ़ाऊँगी और कितनी प्रकार की इसकी क्रॉप होती है लैक की और इसको कैसे इकट्ठा किया जाता है, प्रोसेस कैसे किया जाता है जो कि हमें यूजेबल क्वांटिटी में या यूजेबल मींस में हमको मिले और इकोनॉमिक वैल्यू भी इसकी कैसे बढ़ती है। तो आप इसको पढ़ना, अच्छा टॉपिक है, इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, गो थ्रू इट एंड फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। एंड जनरली इसमें क्वेश्चन यही आता है टू राइट अबाउट द लैक कल्चर एंड कल्टीवेशन, तो आपको पूरा ही लिखना होगा। तो ठीक है, आई टेक ऑफ माई क्लास, वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट क्लास विद द आर्टिफिशियल इनोकुलेशन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ लैक। टिल देन, बाय।